आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। जल्द ही पूरे रिबॉर्न साम्राज्य में जश्न का माहौल बन गया। चारों तरफ दावतें और जाम छलकाए जा रहे थे। हर कोई उस दिन को याद कर रहा था जब वो इस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बने। उन्हें खुद को रिबॉर्नियन कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा था। हालांकि ये नाम आर्यन ने नहीं रखा था, पर जनता ने इसे अपना लिया था। आखिर दुनिया में और कौन सी जगह थी जहां सब कुछ मुफ्त था। खाना, पानी और घर की कोई कमी नहीं थी, और ऊपर से उन्हें अपनी प्रजाति को इवॉल्व करके सुपर पावरफुल बनने का मौका भी मिला, वो भी बिना कुछ मांगे। रेगिस्तान की वीरान और डरावनी जगहों के मुकाबले ये जगह उनके लिए सचमुच की जन्नत थी। 3 दिन तक लगातार जश्न चला। काम करने पर सख्त मनाही थी। दिन में सब लोग बेसबॉल मैदान गए, जहां कुछ टीमों ने शो मैच खेले। आर्यन ने भी सरप्राइज एंट्री मारी, जिसे देखकर पूरी भीड़ खुशी से पागल हो गई। खेल के बाद प्लाजा में एक महादावत सजी। ये एक विशाल पिकनिक जैसा था, जहां परिवार और दोस्त साथ बैठकर इस नए भाईचारे का जश्न मना रहे थे। दोपहर में सबको पूरे राज्य में घूमने की आज़ादी थी, ताकि वो नए निवासियों से मिल सकें। और जाहिर है, जहां 4 लोग मिलते हैं वहां कंपटीशन तो होता ही है। हर कोई अपनी नई स्किल और इवोल्यूशन का दिखावा कर रहा था। लेकिन असली जादू तो रात में हुआ। सब लोग प्लाजा में बैठकर काले आसमान को देख रहे थे कि अचानक सन फटाक, क्षितिज पर रंगों का धमाका हुआ। फूलों जैसे पैटर्न आसमान में बिखर गए। देखने वाले बस देखते ही रह गए। वाह, ये तो कमाल है। मम्मी, पापा, मुझे यहीं रहना है हमेशा के लिए। कुछ कारीगर जो सिर्फ घूमने आए थे, उन्होंने बस इस आतिशबाजी को देखकर ही यहीं बसने का फैसला कर लिया। आर्यन ने बाली और कुछ टैलेंटेड नागरिकों की मदद से और भी शानदार आतिशबाजी तैयार की थी। उसने बच्चों को फुलझड़ियां दी, ताकि वो भी इस जादू को अपने हाथों में महसूस कर सकें। वो एक जादुई रात थी। इतना मजा आया कि सबने फैसला किया कि इस दिन को हर साल रीबॉर्न डे के रूप में मनाया जाएगा। 3 दिन के जश्न के बाद सब लोग दोगुनी ऊर्जा के साथ काम पर लौटे। अपने नए इवोल्यूशन और स्किल्स के साथ काम करने का जोश ही अलग था। सबसे पहले आर्यन ने बाली को राज्य में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का आदेश दिया, ताकि हर प्रजाति को उनका मनपसंद माहौल मिल सके। जैसे सतीश प्रजाति को पेड़ों की छांव चाहिए थी, इसलिए उन्हें जंगल के पास बसाया गया, जो बेसबॉल मैदान के बिल्कुल दूसरी तरफ था। पता चला कि उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर आर्यन के पास उनके लिए एक ही समाधान था, एयर कंडीशनर। साथी 3.0, क्या तुम मुझे एसी बनाने का ब्लूप्रिंट दे सकते हो? हमेशा की तरह सारी जानकारी आर्यन के दिमाग में आ गई। उसने एक कारीगर की वर्कशॉप उधार ली और काम पर लग गया। आधे दिन में एसी तैयार था। वो उड़कर सबसे बूढ़े सतीश के ट्री हाउस पर गया, खिड़की के पास जगह बनाई और मशीन फिट कर दी। फिर प्लग लगाकर सतीश को बुलाया। बटन दबाओ, आर्यन ने कहा। खटाक, मशीन थोड़ी गड़गड़ाई और फिर ठंडी हवा का झोंका आया। अरे वाह, ये तो हवा से भी ठंडी है। ऐसा लग रहा है बर्फ गिर रही है। सतीश एसी के दीवाने हो गए। आर्यन ने वादा किया कि सबके घर में एसी लगेगा। गनीमत थी कि एक सतीश लोहार बन गया था, तो आर्यन ने उसे ब्लूप्रिंट दे दिया। जल्द ही पूरे राज्य में एसी की डिमांड बढ़ गई। कारीगर भी अपनी भट्टियों की गर्मी से बचने के लिए इसे अपने घरों में लगवाना चाहते थे। अब जब बिजली आम हो गई थी, आर्यन ने और भी आविष्कार किए। अगले दिन उसने फ्रिज बनाया। नाग कन्याओं और कसाई वानरों को यह बहुत पसंद आया, क्योंकि अब उनका मांस मछली खराब नहीं होता था। फिर आया इलेक्ट्रिक पंखा, वॉशिंग मशीन, हीटर, इस्त्री और इलेक्ट्रिक चूल्हा। आर्यन ने अपने नए मैकेनिक्स को ब्लूप्रिंट बांट दिए। वो ये सब खुद भी बना सकता था, लेकिन उसके पास एक और बड़ा प्रोजेक्ट था, दिव्य धातु के साथ प्रयोग। राजा बीरू के मुताबिक दमिश्क लोहा सबसे बेहतर था। आर्यन ने गोदाम से एक बड़ा टुकड़ा लिया और साथी के निर्देश मानने लगा। उसके शरीर के अंदर 8 अलग अलग एलिमेंटल माना के कण घूमने लगे। वो धीरे धीरे उसके हाथों से निकलकर दमिश्क लोहे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही माना लोहे में समाया, धातु कांपने लगी। एक अजीब सी गुंजन हुई और क्या ये प्रयोग सफल होगा, या आर्यन अनजाने में एक ऐसे बॉम्ब को ट्रिगर कर देगा जो पूरे रीबॉर्न साम्राज्य को नक्शे से मिटा सकता है? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में माना के बहाव को महसूस किया। उसकी मन की आंखों के सामने दमिश्क लोहे का वो चौकोर टुकड़ा ऐसे रखा था जैसे कोई खाली बर्तन भरने का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने बड़े ध्यान से एलिमेंटल माना की एक डोर को उस लोहे के अंदर भेजा। सन,
ऊर्जा के वो नन्हे कण लोहे के परमाणुओं के बीच की खाली जगह में घुस गए। देखते ही देखते दमिश्क लोहा माना से लबालब भर गया। आर्यन ने अपनी सुप्रीम स्किल माना गैदरिंग से देखा। वो लोहा अब लोहा नहीं रहा था, वो खुद एक माना का स्रोत बन गया था। साथ ही 3.0 की मदद से आर्यन ने पहली ही कोशिश में दिव्य धातु बना ली थी। उसने आंखें खोली। वो पत्थर जैसा लोहा अब कांच की तरह पारदर्शी हो गया था। क्योंकि उसने उसमें फायर माना डाला था, इसलिए वो अंदर से लाल रंग की रोशनी में चमक रहा था। उसने प्रयोग जारी रखा और 8 अलग अलग तत्वों के दिव्य धातु के टुकड़े तैयार किए। जैसे ही उसने नीली चमक वाला वाटर एलिमेंट दिव्य धातु उठाया, उसकी आंखों के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। जल तत्व के स्पेल्स की ताकत 30% बढ़ गई है, माना की खपत 50% घट गई है, कास्टिंग टाइम 10% कम हो गया है। आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ दिव्य धातु को पकड़ने भर से जादू की ताकत इतनी बढ़ गई। एक साधारण 2 स्टार स्पेल अब 3 स्टार स्पेल जितनी तबाही मचा सकता था। बाप रे, अगर आचार्य सेबरस को यह पता चला तो वो पक्का सदमे में चले जाएंगे। उसने सोचा, क्यों ना 2 तत्वों को मिलाकर देखा जाए। उसने पानी और धरती के माना को एक साथ मिलाया। सिद्धांत के हिसाब से यह काम करना चाहिए था, लेकिन जब उसने सिर्फ पानी वाला स्पेल चलाया तो रिजल्ट कमजोर था। लेकिन जैसे ही उसने दलदल वाला स्पेल यानी मडी क्वैगमायर चलाया, जिसमें पानी और मिट्टी दोनों लगते हैं, तो असर दोगुना था। निष्कर्ष साफ था, मिक्स वाला दिव्य धातु तभी काम करेगा जब स्पेल भी मिक्स हो। तभी आर्यन के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। वो देव भट्टी की नकल करना चाहता था। क्या होगा अगर मैं सारे 8 तत्वों को एक ही टुकड़े में डाल दूं? उसने अपनी हथेली के आकार का दमिश्क लोहा लिया। उसे पता था यह खतरनाक है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। उसने एक एक करके माना डालना शुरू किया। पहले आग, फिर पानी, फिर हवा। 7 तत्व अंदर जा चुके थे। सब कुछ शांत था। अब बस लाइट माना डालना बाकी था। जैसे ही रोशनी का माना लोहे के अंदर गया, अंदर सोए हुए तत्व जाग उठे, एक जानवर की तरह। सन। लोहा इतनी ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर पाया और फट गया। धड़ाम। एक भयानक धमाका हुआ। आर्यन का एब्सोल्यूट यूनिटी डिफेंस अपने आप एक्टिवेट हो गया। अगर वो ढाल ना होती तो ना सिर्फ आर्यन बल्कि आसपास के सारे घर भी हवा में उड़ जाते। धुएं के बीच से उसके साथी दरवाजा तोड़कर अंदर आए। खटाक। बॉस, आप ठीक हैं? लोलो काका घबराए हुए थे। मास्टर, मैं आ गया हूं। कौन है वो गद्दार जिसने आप पर हमला किया? लड्डू उछलकर आर्यन के सिर पर बैठ गया और हवा में कराटे करने लगा। यहां तक कि थानेदार अश्वमानव भी अपनी भारी भरकम ढाल लेकर दौड़ता हुआ आया। आर्यन ने खांसते हुए धुएं को हटाया। अरे शांत हो जाओ सब, कोई दुश्मन नहीं है, बस मेरा एक प्रयोग थोड़ा ज्यादा सफल हो गया। सब ने राहत की सांस ली, लेकिन लड्डू वहीं रुक गया। जब आर्यन ने दिव्य धातु के बारे में बताया तो उस स्लाइम की आंख चमक उठी। मास्टर, क्या आप मेरे लिए डाक माना वाला कुनाई खंजर बना सकते हैं, बिल्कुल निंजा स्टाइल में? लड्डू की इस बात ने आर्यन के दिमाग की बत्ती जला दी। अगर एक छोटा सा खंजर इतनी ताकत बढ़ा सकता है, तो क्या होगा अगर आर्यन इस धातु से पूरी सेना के लिए हथियार बना दे? और क्या वो उस असफल प्रयोग को एक महाविनाशकारी हथियार में बदल पाएगा? देखिए अगला एपिसोड। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां जादू और तलवारें तो थीं, लेकिन आर्यन ने अब तक कोई भी जादुई हथियार या आर्टिफैक्ट नहीं देखा था। अगर वो थे भी तो बहुत दुर्लभ थे। लेकिन इस खोज के साथ आर्यन अब खुद के जादुई हथियार बना सकता था। बस इस दिव्य धातु को किसी हथियार या औजार के सांचे में ढालना था। जादूगरों के पास अब ऐसी छड़ियां हो सकती थीं जो उनकी ताकत को 1.5 गुना बढ़ा दें। तलवारबाज ऐसी तलवारें चला सकते थे जो लोहे को मक्खन की तरह काट दे। यहां तक कि किसान भी दिव्य धातु के औजारों से अपनी फसल बढ़ा सकते थे। संभावनाएं अनंत थीं। और क्योंकि कारीगरों के राज्य के साथ दोस्ती की वजह से उनके पास दमिश्क लोहे के भंडार थे, रिबॉर्न साम्राज्य के पास जादुई हथियारों की कमी नहीं होने वाली थी। आर्यन चाहता था कि वो तुरंत कारीगरों को ये सब सिखा दे, लेकिन सुरक्षा पहले। वो नहीं चाहता था कि कोई कारीगर गलत प्रयोग करके खुद को उड़ा ले, इसलिए उसने खुद प्रयोग जारी रखे। उसने अलग अलग तत्वों को मिलाकर देखा। जब उसने 8 में से 7 तत्व मिलाए तो कोई धमाका नहीं हुआ।
ये दिव्य धातु तभी काम करता था जब स्पेल में भी वही 7 तत्व हों। अब बस एक ही चीज आजमानी बाकी थी, 8 तत्वों का संगम। पिछली बार एक भयानक धमाका हुआ था, लेकिन आर्यन को यकीन था कि अगर सही जुगाड़ लगाया जाए तो ये मुमकिन है। उसके शरीर में भी तो 8 तत्व थे और वो नहीं फट रहा था, तो धातु क्यों फटे? साथ ही, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं धातु का टुकड़ा छोटा कर दूं तो वो नहीं फटेगा? तुम्हारे प्रयोगों से पता चलता है कि धमाके की तीव्रता तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर तुम एक बहुत छोटे बर्तन में कम मात्रा में तत्व डालो तो वो शांत रह सकते हैं, साथी ने जवाब दिया। आर्यन ने अपने गोदाम से एक नाखून के बराबर दमिश्क लोहे का टुकड़ा निकाला। उसने 7 तत्व अंदर डाल दिए। सब कुछ सामान्य था। अब बारी थी आखिरी तत्व की, रोशनी का माना। धीरे धीरे उसने लाइट माना को इंजेक्ट किया। वो काला लोहा चमकने लगा और कांच जैसा पारदर्शी हो गया। वो सफेद रोशनी से भर गया, जैसे अभी फटने वाला हो। लेकिन कुछ सेकंड बाद रोशनी शांत हो गई। धातु के अंदर एक धीमी सफेद चमक बची रह गई। काम कर गया, आर्यन खुशी से चिल्लाया। भले ही वो अस्थिर लग रहा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने बिना धमाके के सारे तत्व एक साथ मिला दिए थे। इस दिव्य धातु में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, लेकिन चेतावनी ये है कि ये जरा सी हलचल से फट सकता है, साथी ने चेताया। आर्यन ने इसका नाम रखा एकता दिव्य धातु। लेकिन ये बहुत खतरनाक था। आर्यन ने और छोटे टुकड़ों पर प्रयोग किया। आखिरकार उसे सही साइज मिल गया, एक हीरे की अंगूठी के नगीने जितना छोटा टुकड़ा। उसने इसे परखा, उसे जमीन पर पटका, आग में डाला, बर्फ में जमाया। वो नहीं टूटा, और अगर टूटा भी तो धमाका नहीं हुआ। अब बारी थी असली टेस्ट की। आर्यन ने एक लाइट बल्ब की 2 तारों को उस छोटे से एकता दिव्य धातु से जोड़ा। खटाक, बल्ब जल उठा। आर्यन हैरान था। ये एकता दिव्य धातु एक बैटरी की तरह काम कर रहा था, और उसके अंदाजे के मुताबिक ये छोटा सा टुकड़ा उस बल्ब को हमेशा के लिए जलाए रख सकता था। एक कभी ना खत्म होने वाली बैटरी। उसने इसे एसी और फ्रिज पर भी ट्राई किया, लेकिन वो बमुश्किल चले। इतनी कम ऊर्जा बड़े उपकरणों के लिए काफी नहीं थी। बड़े उपकरणों के लिए बड़ा टुकड़ा चाहिए था, और बड़ा टुकड़ा मतलब बड़ा बम। फिर भी ये एक बड़ी खोज थी। साथ ही, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भविष्य में बड़ा और सुरक्षित एकता दिव्य धातु बना पाऊंगा? तुक्का मारकर रास्ता ढूंढना मुमकिन है, लेकिन इसमें बहुत समय और मेहनत लगेगी। मेरा सुझाव है कि तुम इस देश में बिखरे हुए देव भट्टी के बाकी टुकड़े ढूंढो। आर्यन मुस्कुराया। तुम्हें बस एक और सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए है ना? मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। आर्यन वैसे भी यही करने वाला था। हर अपडेट के साथ उसकी ताकत कई गुना बढ़ रही थी। अब उसे और ताकत चाहिए थी। उसकी भूख बढ़ रही थी। लेकिन आर्यन को नहीं पता था कि देव भट्टी का अगला टुकड़ा एक ऐसी जगह छिपा है जहां सिर्फ मौत का राज जलता है। क्या आर्यन अपनी ताकत की भूख में खुद को ही शिकार बना लेगा? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन ने पूरे रिबॉन साम्राज्य में दिव्य धातु को लागू करना शुरू कर दिया। उसने फिर से हर नागरिक को इकट्ठा किया और पूछा कि उन्हें किस तरह का हथियार या औजार चाहिए। नागरिक हैरान थे। अभी तो आर्यन ने उन्हें इवॉल्व किया था, और अब ये। हालांकि आर्यन थका हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन जनता जानती थी कि इतना काम किसी को भी तोड़ सकता है। लेकिन आर्यन रुका नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ वही दिव्य धातु बना सकता था। उसने खुद अपने हाथों से हर नागरिक के लिए औजार बनाने का जिम्मा उठाया। इससे लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। उन्होंने कसम खाई कि वो इस एहसान का बदला कड़ी मेहनत से चुकाएंगे। बाली की इंजीनियर टीम ने अपने काम के हिसाब से औजार चुने। किसी ने स्केल मांगा, किसी ने सख्त हेलमेट, तो किसी ने पेंसिल, ताकि वो उसे कहीं भी ले जा सके। किसानों ने कुदाल, फावड़ा और दरांती मांगी, जबकि ज्यादातर कारीगरों को हथौड़े और निहाई चाहिए थे। जैसे ही सबके हाथ में दिव्य धातु के औजार आए, उनकी काम करने की रफ्तार दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। कंक्रीट को सड़क में ढालना हो या खेत में बीज बोना, जादू का इस्तेमाल मक्खन जैसा हो गया। बस दिव्य धातु के औजार को हाथ में पकड़ो और काम तमाम। नतीजा ये हुआ कि अब रोज ज्यादा बियर बन रही थी, हर हफ्ते ज्यादा घर बन रहे थे, और हर किसी के घर में एसी और फ्रिज लग गया था। इवोल्यूशन, नई स्किल्स और दिव्य धातु के औजार, इन तीनों के संगम ने रिबॉन साम्राज्य की प्रोडक्टिविटी को आसमान पर पहुंचा दिया। आर्यन ने उन्हें नया काम भी दिया, बिना उन पर बोझ डाले। उसने 1 हफ्ता लगाकर एक जेबी घड़ी डिजाइन की, जो उसी छोटे एकता दिव्य धातु से चलती थी। कारीगर और लोहार उस गोल सुनहरी जेबी घड़ी को देखकर दंग रह गए। इतनी छोटी सी चीज में इतनी कारीगरी।
सबको घंटाघर की आदत थी, लेकिन हाथ में अपनी निजी घड़ी होना एक लग्जरी थी। अब उन्हें खिड़की से बाहर झांकने की जरूरत नहीं थी। आर्यन ने बाली को एक नई फैक्ट्री बनाने का आदेश दिया, जो सिर्फ जेबी घड़ियां बनाएगी। उसका प्लान था कि वो जेबी घड़ी और मोटर गाड़ी एक साथ बेचेगा। उसे उम्मीद थी कि ये अनोखे प्रोडक्ट इंसानी बाजार में तहलका मचा देंगे, खासकर रानी क्षेत्र में। वो और कस्तूरी काफी समय से रानी क्षेत्र में बिजनेस फैलाने का सोच रहे थे, लेकिन बीच में एक खतरनाक पहाड़ी इलाका था जो उनके बड़े सामान को वहां ले जाने से रोकता था। लेकिन अब रास्ता साफ था। कारीगरों के राज्य की मदद से वो उस पहाड़ को बाईपास करके सीधे रानी क्षेत्र पहुंच सकते थे। और क्योंकि वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो प्लम्बिंग, मोटर गाड़ी और कंक्रीट वहां ले जाना बच्चों का खेल होने वाला था। आर्यन अभी से माल इकट्ठा कर रहा था। जहां तक जादुई आर्टिफैक्ट्स की बात थी, उसने अभी उन्हें दुनिया से छिपा कर रखने का फैसला किया। जब तक कारीगर खुद दिव्य धातु बनाना नहीं सीख लेते, वो इसे बाजार में नहीं उतारेगा। दिन बीतते गए और काम जोरों पर था। पत्थर जीव रेलवे लाइन बिछाने में जुटे थे। सतीश प्रजाति और वानर उनके साथ साथ पक्की सड़क बना रहे थे। अश्वमानव सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए थे। आर्यन ने उन्हें वॉकी टॉकी बनाकर दिए थे, जो एकता दिव्य धातु से चलते थे, यानी बैटरी कभी खत्म नहीं होगी। खटाक, हेलो हेलो, टेस्टिंग। उधर लोहा सिंह, जो अब प्राचीन कारीगर बन चुका था, दिव्य धातु बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। फैक्ट्रियों में दिन रात काम चल रहा था। इंजीनियरों ने स्टीम टरबाइन को अपग्रेड कर दिया था ताकि कारीगरों के राज्य को बिजली दी जा सके। और ऊपर आसमान में वो जादुई बादल धुएं को पीकर बड़ा हो रहा था और बदले में पूरे इलाके को एलिमेंटल माना दे रहा था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। रिबॉर्न साम्राज्य तरक्की की रफ्तार पकड़ चुका था। कुछ महीने और बीते और आखिरकार वो दिन आ गया, आर्यन का 11वां जन्मदिन। इसका मतलब था कि उसे बंजर जमीन में आए हुए पूरा 1 साल हो चुका था। 1 साल में उसने रेगिस्तान को जन्नत बना दिया था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, तभी सबसे बड़ी मुसीबत दस्तक देती है। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि उसकी ये 1 साल की मेहनत किसी की आंखों में खटकने लगी है। दूर कहीं अंधेरे में एक पुरानी दुश्मन जाग रही थी। क्या आर्यन का 11वां साल उसकी हुकूमत का आखिरी साल साबित होगा? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन को वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ ही हफ्ते बीते हैं, लेकिन वो 11 साल का हो चुका था। इसका मतलब था कि 1 साल का समय पूरा हो चुका था और अब उसके माता पिता आखिरकार बंजर जमीन में उससे मिलने आ सकते थे। वो उन्हें ये सब दिखाने के लिए बेताब था। जिसे लोग वीरान रेगिस्तान कहते थे, उसे उसने 5000 से ज्यादा डेमी ह्यूमंस के लिए जन्नत बना दिया था। हालांकि वो उन्हें खबरें भेजता रहता था, लेकिन अपनी आंखों से देखना अलग बात है। वो उन्हें यहाँ के भाईचारे और संस्कृति में डुबोना चाहता था। तय हुआ कि वो कल सुबह उन्हें अपनी मोटर गाड़ी से लेने जाएगा। गनीमत थी कि राजगढ़ और बंजर जमीन को जोड़ने वाला हाईवे तैयार था। अब वो रघुवंशी हवेली 3 दिन से भी कम समय में पहुंच सकता था। कल वो शहर जाएगा, लेकिन अभी आर्यन अपने राष्ट्र का हाल देखना चाहता था। बॉस, बाली आपको रेलवे स्टेशन पर बुला रहा है। लड्डू ने उसकी परछाई में निकलकर रिपोर्ट दी। शुक्रिया लड्डू, उसे बोलो मैं बस आ रहा हूं। इत्तेफाक से उसका जन्मदिन और रेल सिस्टम का उद्घाटन एक ही दिन पड़ गया। साथ ही के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके आर्यन, बाली और बाकी इंजीनियरों ने मिलकर एक स्टीम इंजन वाली ट्रेन तैयार की थी। सारी सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी थी और अब वो बस आर्यन के हरी झंडी दिखाने का इंतजार कर रहे थे। आर्यन अपनी परछाई में समाया और सीधे स्टेशन पर प्रकट हुआ। वो प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसके दाईं ओर चमक चमाती ट्रेन खड़ी थी और बाईं ओर उत्साहित भीड़। ये पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन था, खासकर कारीगरों के लिए, क्योंकि अब वो सिर्फ एक दिन में अपने घर जा सकते थे। कृपया हॉर्न बजाएं बॉस, सब ट्रेन को दौड़ते हुए देखने के लिए बेताब है, बाली ने जोश में कहा। सबने तालियां बजाईं। आर्यन ने भी उन्हें निराश नहीं किया। वो इंजन के पास गया और छत से लटक रही रस्सी खींच दी। छुक छुक, पौ पौ। जैसे ही हॉर्न बजा, इंजन गड़गड़ाने लगा। पहिए घूमने लगे, पहले धीरे फिर तेज, और देखते ही देखते ट्रेन पटरियों पर हवा से बातें करने लगी और क्षितिज में ओझल हो गई। अरे वाह, ये तो चिड़िया से भी तेज है। हमारे बॉस का जवाब नहीं, वही ऐसी जादुई मशीन बना सकते हैं। अब जब ट्रेन चल पड़ी थी, रिबॉर्न साम्राज्य और कारीगरों के राज्य के बीच व्यापार 7वें आसमान पर पहुंच गया।
कारीगर कीमती रत्नों और सोने के बदले रीबॉर्न के प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे। कच्चे माल की सप्लाई से फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थीं। इस दोस्ती से कारीगरों के राज्य की भी चांदी हो गई थी। उनके घरों में अब बिजली और प्लम्बिंग थी। ट्रेन में भरकर जो माल जा रहा था उसमें सबसे ज्यादा डिमांड थी बिजली के उपकरणों की। रीबॉर्न की तरह कारीगर भी अपने घरों में एसी और फ्रिज चाहते थे, खासकर फ्रिज, ताकि उनकी ठंडी बियर हमेशा ठंडी रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी मोटर गाड़ियों की। आर्यन और बाली ने 2 डिजाइन बनाए थे। पहली थी नॉर्मल सेडान कार, जो परिवारों के लिए थी। कारीगर अब छुट्टियों में रीबॉर्न घूमने इसी से आते थे। और दूसरा डिजाइन था कंपनियों के लिए, एक बड़ा ट्रक जिसके पीछे बहुत सारा माल लादा जा सकता था। आर्यन ने अपने पिछले जन्म के ट्रकों से प्रेरणा ली थी। कारीगर कंपनियों ने ये ट्रक हाथों हाथ लिए। अब लोहे और अयस्क को इधर उधर ले जाना बच्चों का खेल हो गया था। जाहिर है आर्यन को कारीगरों के राज्य में एक पेट्रोल पंप भी बनाना पड़ा, ताकि उन्हें तेल भरवाने बार बार बंजर जमीन ना आना पड़े। इससे और भी अशरफियां आने लगीं, जिससे आर्यन ने अपने देश को और बेहतर बनाया। अब वहां स्कूल थे, अस्पताल थे, स्टेडियम और पार्क थे। आर्यन के लिए जरूरी था कि उसके नागरिक काम के साथ साथ मजे भी करें। इसलिए देसी बेसबॉल का मुकाबला अब और भी कड़ा हो गया था। कारीगरों के राज्य ने भी अपनी टीम बना ली थी और वो रीबॉर्न को हराने के लिए जी जान लगा रहे थे। आर्यन हवा में तैरते हुए अपने बनाए इस साम्राज्य को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 1 साल में सब कुछ कितना बदल गया। अब ये देश उसके बिना भी चल सकता था। अब मैं आज़ाद हूं। अब मैं बाहर जाकर देव भट्टी के बाकी टुकड़े ढूंढ सकता हूं। वो खुश था, संतुष्ट था। लेकिन आर्यन को नहीं पता था कि जिस दुनिया को वो शांत समझ रहा है, वहां एक ऐसा दुश्मन उसका इंतजार कर रहा है जो उसकी ताकत, उसके जादू और उसके हर आविष्कार को धूल में मिलाने की ताकत रखता है। क्या आर्यन तैयार है? देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहां सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहां जा सकते हैं। वहां क्वालिटी और भी शानदार है, जरूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सच कहूं, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियां बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।